अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फखर दुरानी और आप देख रहे हैं फैक्ट चेक पाकिस्तान। आज 4-5 मौज़ूआत पे बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे इमरान खान का 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला 13 जनवरी को ही आ रहा है। इसमें इमरान खान को कितनी सजा मिलेगी, इसके हवाले से तफसीलन बात करेंगे और ये भी कि इसमें हकायक जो नए कुछ सामने आए हैं वो क्या हैं, तफसीलन इस पे बात होगी। दूसरे नंबर पे बात करेंगे इमरान खान की तरफ से सिविल नाफरमानी तहरीक की जो कॉल दी गई थी वो बुरी तरह नाकाम हो गई है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के नए आदाद शुमार रहे हैं जिसमें रेमिटेंसेस के हवाले से बताया गया है कि इसमें कितना इजाफा हुआ है कमी की बजाय, तफसीलन इस पे बात होगी। तीसरे नंबर पे बात करेंगे हुकूमत और पीटीआई के दरमियान मुज़ाकरात के हवाले से जो मजीद पेशरफ्त है वो मंडे से दोबारा से रिज्यूम होंगे। मुज़ाकरात के हवाले से नई मीटिंग कब होगी और इस हवाले से मजीद क्या इंफॉर्मेशन है आपके साथ शेयर करूंगा। चौथे नंबर पे बात करेंगे बांग्लादेश की साबिक वजीर आजम शेख हसीना वाजिद का पासपोर्ट मनसूख कर दिया गया है और बांग्लादेश की तरफ से इंडिया पे दबाव मजीद बढ़ाया जा रहा है कि उनको बांग्लादेश के हवाले किया जाए। इसकी तफसीलात क्या है, इस पे बात होगी। और पांचवें नंबर पे बात करेंगे सदर ट्रंप ने पैनामा कनाल वापस लेने के हवाले से मुतालबा किया है। इस मुतालबे के पीछे वजूहात क्या हैं, ये पैनामा कनाल जो है ये बनाई कब गई थी, मुआहदा क्या था, इससे अमेरिका को फायदा क्या होगा, तफसीलन इस हवाले से भी आज आपको डिटेल्स बताऊंगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं इमरान खान के 190 मिलियन पाउंड केस के हवाले से। आपके इल्म में है कि ये 2 मरतबा ऑलरेडी फैसला जो है वो डिले किया जा चुका है, लेकिन मजीद क्या इसके ऊपर ये मौखर किया जाएगा या नहीं। मैंने कुछ दिन पहले आपको बताया था कि जो ओवरऑल जो एक असेसमेंट थी खासतौर के ऊपर एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस के हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, उसकी वजूहात के ऊपर ये हो सकता है कि ये फैसला मजीद मौखर कर दिया जाए। ताहम जो मेरी इतलात अब हैं कि ये फैसला मुकम्मल हो चुका है, बाकायदा लिखा जा चुका है और इस हवाले से ये फैसला 13 जनवरी को ही सुनाए जाने का इम्कान है। और इसमें जो मेरी जो ज़राए हैं उनसे मैंने इस हवाले से पूछा कि इमरान खान और उसके साथ साथ जो को अक्यूज़ हैं खासतौर के ऊपर बुशरा बीबी, उनको कितनी सज़ा मुतवक्के है। तो ज़राए इस हवाले से बताते हैं कि जो मेरिट ऑफ द केस है और जो फैक्ट्स इस्टेब्लिश हुए हैं बाकायदा डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस के साथ, उससे बज़ाहिर यही लग रहा है कि ये इमरान खान को इसमें लंबी सज़ा होगी। अब जो नैब ऑर्डिनेंस है उसमें जो सबसे बड़ी या जो लंबी सज़ा होती है वो उम्र कैद की होती है, यानी 14 साल सज़ा होती है। अब देखना यह है कि इमरान खान को जो मेरे ज़रा ये बताते हैं कि 10 से 14 साल के दरमियान सज़ा हो सकती है, क्योंकि इसमें जो हकायक सामने आए हैं, एक तो जो वो इन्होंने ली है मॉनिटरी जो बेनिफिट्स हैं, ख़ासतौर पे जो 458 कनाल ज़मीन ली है, उसके साथ साथ जो तहकीकात में जो सामने आया है और ये जो केस है उसकी प्रोसीडिंग के दौरान भी ये इस्टेब्लिश हुआ है कि इमरान खान ने 458 कनाल ज़मीन के साथ साथ 285 मिलियन रुपीज़ मलिक रियाज से जो बहरिया टाउन से ये उसके इवज़ ये जो फेवर ली है, जो कि इन्होंने 190 मिलियन पाउंड में जो सेटलमेंट की थी ख़ासतौर के ऊपर जो मलिक रियाज का जो सुप्रीम कोर्ट को उन्होंने 460 अरब रुपए देने थे, उसमें ये कर्जे की मद में दिया गया है। तो उस फेवर के अगेंस्ट इमरान खान को मलिक रियाज ने ये जो अलकादिर जो यूनिवर्सिटी या ट्रस्ट जो बना के दिया और फिर उसके साथ साथ जो फाइनेंशियल एड दी वो उसमें शामिल है। इस हवाले से जो मजीद हकायक और जो नए इंकशाफात सामने आए इस केस के दौरान, वो ये है कि जो शहजाद अकबर थे, बैरिस्टर शहजाद अकबर, वो क्योंकि ARU जो एसेट रिकवरी यूनिट थे वो उसके भी सरबराह थे, इमरान खान के एडवाइज़र भी थे अकाउंटेबिलिटी के हवाले से। तो उन्होंने कोई 11/9/2019 को 6/11/2019 को यानी 6 नवंबर 2019 को ये बरतानिया का दौरा किया इन्होंने और उसके साथ साथ इन्होंने NCA के साथ एक डील की और NCA के साथ डील में इन्होंने ये लिख के दिया जो ट्रस्ट जो डीड एक ये डील की, उसके मुताबिक बैरिस्टर शहजाद अकबर ने जो NCA को पैसे ट्रांसफ़र करने के लिए जो बैंक का जो अकाउंट नंबर दिया वो सुप्रीम कोर्ट के जो रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट का अकाउंट था, जो कि मलिक रियाज की बहरिया टाउन कराची वाली जो ज़मीनों की सेटलमेंट के लिए अकाउंट बनाया गया था, जिसमें मलिक रियाज ने 460 अरब रुपए जमा कराने थे। वो अकाउंट नंबर इनको दिया और NCA को गलत बयानी ये की कि ये जो अकाउंट नंबर है ये स्टेट ऑफ पाकिस्तान का और जो अकाउंट नंबर 1 होता है जिसमें सारा जो पैसा आता है रियासत पाकिस्तान का, ये उसका अकाउंट है। तो वो पैसे जो NCA की तरफ से
ट्रांसफ़र किए गए। शहजाद अकबर ने वहाँ पे ये बताया कि ये रियासत पाकिस्तान या हुकूमत पाकिस्तान के अकाउंट में आएगा, जबकि एक्चुअली जो है ये पैसा मलिक रियाज का जो कर्जा चुकाना था सुप्रीम कोर्ट का, ये उस अकाउंट में डाला गया। फिर उसके बाद ये जब ये पहले जो डील है वो NCA के साथ वो करके उनको सेटलमेंट का जो है वो दे के आ चुके थे। यहाँ पे आके उन्होंने इमरान खान को कॉन्फिडेंस में लिया और इमरान खान को कॉन्फिडेंस में लेने के बाद इन्होंने जो है ये कैबिनेट से अप्रूवल ले ली और बंद लिफाफे का ये सारा वो करके, हालांकि ये पहले ही जो कैबिनेट की अप्रूवल है वो बाद में दी गई और ये जो शहजाद अकबर थे ये जो डीड जो साइन करके आए थे NCA के साथ वो पहले करके आए थे। तो ये तमाम तर जो हकायक हैं ये जो कोर्ट प्रोसीडिंग में ये जो मेरे ज़राए हैं वो ये बताते हैं कि उसमें साबित हो चुकी हैं और इसी बुनियाद के ऊपर ये फैसला जो है ना सिर्फ ये कि मलिक जो इमरान खान और बुशरा बीबी बल्कि उसके साथ साथ जो को अक्यूज़्ड हैं उसमें जुल्फी बुखारी भी, उसमें ये शहजाद अकबर भी और मलिक रियाज एंड फैमिली जो है ये तमाम तर जो है वो उनके खिलाफ ये तमाम तर जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस की बुनियाद के ऊपर ये केस साबित हो चुका है और यही वो वजह है कि मेरे जो ज़राए बता रहे हैं कि ये फैसला अब मुकम्मल होके ये कभी उम्मीद यही है कि 13 जनवरी को ही सुनाया जाएगा। अब इसमें जो सवाल ये भी है कि जो मैंने पहले भी आपको बताया था कि क्या ये जो पहले डिले किया गया था जिसकी वजूहात जो मेरे ज़राए ये बताते हैं कि वो एडमिनिस्ट्रेटिव कुछ जो चेंजेस और उसके हवाले से वो नहीं किया गया था, तो उस पर फिर मैंने ज़राए से दोबारा कंफर्म किया कि अब अगर 13 को ये फैसला आता है तो फिर क्या ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस जो रिक्वायर्ड वो थी क्या वो अब उसके हवाले से वो काम मुकम्मल हो चुका है या नहीं। तो उस पर जो ज़राए ये बताते हैं कि 17 को जुडिशल कमीशन का इजलास है जिसमें ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के और बलूचिस्तान हाई कोर्ट के जजेस की तैनाती की जाएगी। तो ये जब 13 को फैसला आएगा तो उसके बाद जो सर्टिफाइड कॉपी और ये सारा कुछ फैसला मिलने के बाद कोई 2-4 दिन हफ्ता जो है वो लग जाता है, तो तब तक ये प्रोसेस भी मुकम्मल हो जाएगा। और दूसरा ये कि इसको अगर मज़ीद डिले किया जाता है तो फिर ये जो एक तासुर दिया जा रहा है डील वाला इमरान खान के साथ या फिर ये कि मुज़ाकरात की वजह से ये बतौर CBM के ये फैसला नहीं दिया जा रहा, तो उस तासुर को भी ख़त्म करना है। यही वो वजह है कि अब ये टाइमली 13 जनवरी को ये फैसला सुनाया जा सकता है और इस फैसले के जो अगर जो फैक्ट्स हैं और मेरिट्स हैं उसको देखा जाए तो ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा इवन इस्लामाबाद हाई कोर्ट को भी ये इन हकायक को और उसको उसके हवाले से रिजेक्ट करने के हवाले से। बहरहाल ये अब देखते हैं कि मंडे वाले दिन ये इसका फैसला आता है और क्या फैसला आता है, बुशरा बीबी और इमरान खान को कितनी सज़ा दी जाती है। इस पे जो अपडेट होगी वो आपके साथ शेयर करूंगा। अब ज़रा बात कर लेते हैं इमरान खान की तरफ से। आपको याद होगा कि दिसंबर में जो है ये कॉल दी गई थी और ये कहा गया था कि वो हुकूमत के साथ मुज़ाकरात भी और उसके साथ साथ ये जो इसकी इन्होंने वो किया था कि अपील जो की थी लोगों को कि पैसे ओवरसीज़ ख़ास तौर पे जो पाकिस्तानीज़ हैं उनको कि वो पाकिस्तान पैसे अगर $300 पहले भेजते हैं तो वो उसकी बजाय अब $200 भेज दें। जो सिविल नाफरमानी की तहरीक का उन्होंने कहा था एक सॉफ्ट जो है वो आगाज़ कर दिया गया है और हुकूमत के साथ अगर मुज़ाकरात कामयाब नहीं होते तो फिर उसके बाद फुल फ्लैज जो ये उसकी वो करेंगे आगाज़ करेंगे सिविल नाफरमानी की तहरीक का। बहरहाल अब जो स्टेट बैंक की तरफ से नए आदाद शुमार आए हैं और जो रेमिटेंसेस का डाटा जो रिफ्लेक्ट कर रहा है उससे बज़ाहिर यही लग रहा है कि जो इमरान खान की ख़ासतौर के ऊपर ये जो अदम एतमाद की उन्होंने वो दी थी कॉल दी थी वो बुरी तरह से नाकाम हो चुकी है। और उसकी वजह जो अगर मैं आपको जो फैक्ट्स हैं ख़ासतौर पे जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की तरफ से वो किए गए हैं उसके मुताबिक ये जो दिसंबर है इसमें दिसंबर 2024 का जो रेमिटेंसेज आए हैं वो $3.1 बिलियन जो है वो पाकिस्तान को वो भेजे गए हैं बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों की तरफ से। और ये जो दिसंबर में जो तरसीलात ज़र हैं ये तकरीबन कोई 29.3% ये इजाफा है। और अगर इसको ईयर ऑन ईयर का वो किया जाए कि जो लास्ट ईयर का जो वो उससे 29.3% इसमें जो है वो इंक्रीज़ देखी गई है और अगर इसको मंथली देखा जाए तो ये 5.6% ये इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। इमरान खान की सिविल नाफरमानी की तहरीक और रेमिटेंस कम भेजने की कॉल के बावजूद भी तो इससे बज़ाहिर यही लग रहा है कि ये जो पाकिस्तानी अवाम है जो कि बैरून मुल्क मुकीम है वो उन्होंने इमरान खान की इस कॉल को रद्द कर दिया है। अगर ये 2025 की जो फर्स्ट जो 6 मंथ्स हैं
अगर उसका वो देखा जाए, जो रेमिटेंस का अगर रिकॉर्ड देखा जाए, ये स्टेट बैंक के डाटा के मुताबिक ये कोई पहले 6 माह में यानी जुलाई 2024 से लेकर दिसंबर 2024 तक टोटल पाकिस्तान को 17.8 बिलियन डॉलर्स की रेमिटेंसेस मौसूल हुई हैं, जो कि जो 2024 के साथ इसको कंपैरिजन किया जाए फर्स्ट 6 मंथ का, तो वो 13.4% वो थे। तो यानी ये पिछले 2024 वाले में जो 2000 जो माली साल है 2024-25 का, उसके मुकाबले में ये तकरीबन कोई 8% जो है वो इसमें वो किया गया है, इजाफा किया सामने नजर आया है। तो ये जो इमरान खान की तरफ से ये कॉल दी गई थी और उसके हवाले से अब भी ये दोबारा से उनकी तरफ से वो किया गया है कॉल के हवाले से, ये उससे क्लियर कट इंडिकेट हो रहा है कि ये इमरान खान की अब लोग वो बात नहीं मान रहे खासतौर के ऊपर, क्योंकि इसकी रीज़न अगर हम देखें तो जो सबसे ज़्यादा ये पैसे भेजे जाते हैं वो गल्फ़ कंट्रीज से भेजे जाते हैं, और गल्फ़ कंट्रीज़ में वही ज़्यादातर लोग हैं जो कि मजदूरी और छोटा मोटा वहाँ पे जॉब करते हैं, और उनका जो पीछे यहाँ पे फैमिलीज होती हैं टोटल रिलायंस ही इसी के ऊपर होता है, जो वहाँ से दुबई, सऊदी अरब या इस तरह की जो अरब ममालिक से वो पैसे भेजते हैं, उसी से ही उनकी शादियाँ, उसी से ही उनके तमाम तर जो अखराजात चलते हैं। इसलिए ये नहीं हो सकता कि ये इमरान खान के कहने पे लोग अपने घरों को पैसे भेजना वो छोड़ दें। अगर ये स्टेट बैंक के रिकॉर्ड को देखा जाए, जो दिसंबर में ये पैसे आए हैं 3.1 बिलियन डॉलर, उसमें से जो सबसे ज़्यादा पैसे भेजे गए वो सऊदी अरब की तरफ से जो पाकिस्तानी मुकीम है वहाँ से भेजे गए हैं, 770 मिलियन डॉलर भेजा गया है। फिर दूसरे नंबर पे यूएई से 631 मिलियन डॉलर है। फिर तीसरे नंबर पे जो है वो यूके से 456 मिलियन डॉलर है, और यूएसए से जो है वो 284 मिलियन डॉलर्स जो है ये पैसे भेजे गए हैं दिसंबर में। तो ये एक इमरान खान के लिए मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ा सेटबैक होगा। ये जो स्टेट बैंक का नया जो अदाद व शुमार सामने आए हैं कि इमरान खान के लोगों ने ये रिजेक्ट कर दी है जो सिविल नाफरमानी की तहरीक है। अब देखना यह है कि इमरान खान अपने जो मुज़ाकरात के हवाले से जो थ्रेटन कर रहे थे, और हुकूमत भी इस हवाले से शायद जो मेरी इतलात हैं कि मुतफक्किर थी कि कहीं ये जो लोग हैं वो जो ख़ासतौर के ऊपर रेमिटेंसेस वगैरह का इमरान खान का, क्योंकि जो इन्फ्लुएंस है बैरून मुल्क जो पाकिस्तानी मुकीम है उसके ऊपर ज़्यादा है, वो अगर कम कर दिया तो फिर उससे क्या होगा। बहरहाल ये एक पॉजिटिव साइन है जो कि लोगों ने इमरान खान की इस कॉल को रिजेक्ट कर दिया है। अब ज़रा बात कर लेते हैं इसी से ही जुड़े कि ये इमरान खान की जो सिविल नाफरमानी की तहरीक की लोगों ने रिजेक्ट कर दिया है, लेकिन क्या हुकूमत उनकी जो मुज़ाकरात के हवाले से जो इमरान खान ही की तरफ से मुतालबा किया गया है, क्या उसको वो उसके ऊपर अमल दरामद करते हुए क्या ये मुज़ाकरात कामयाब होंगे या नहीं होंगे। हमने देखा है कि पिछले 3-4 दिनों से हुकूमत की तरफ से बड़ा कोल्ड शोल्डर दिखाया जा रहा था, और कोई मुज़ाकरात के हवाले से पीटीआई की तरफ से इमरान खान ने ये इजाज़त भी दे दी है कि रिटर्न में आप जाके मुतालबात दे दें, लेकिन उसके साथ उन्होंने ये भी साथ कहा कि नेक्स्ट एक मीटिंग होगी, और अगर उसमें हुकूमत की तरफ से ये कमीशन बनाने का वो ना किया गया, अनाउंस ना किया गया, फिर मुज़ाकरात ख़त्म समझे जाएँ और फिर उसके बाद हम सिविल नाफरमानी की तहरीक की तरफ जाएंगे। बहरहाल ये जो मेरी इतलात हैं कि हुकूमत कोई इनको कमीशन के हवाले से फ़िलहाल कोई जो पीटीआई की तरफ से मुतालबा है वो नहीं माना जाएगा, क्योंकि इसमें जो 9 मई के हवाले से वो अल्टीमेटली ये फ़ौज की तरफ से ही फैसला किया जाना है कि कमीशन बनाया जाए या नहीं बनाया जाए, और फ़ौज किसी सूरत भी नहीं चाह रही। ख़ासतौर के ऊपर वो इस वजह से भी जो मेरी इतलात हैं कि इस्टेब्लिशमेंट में गम व गुस्सा है कि इमरान खान अभी भी अपने जो लीडर्स हैं और जिनके साथ ये मुलाकात कर रहे हैं उनको अभी तक ये बता रहे हैं कि ये जो 9 मई है ये फ़ौज ने खुद कराया, गोया ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है। तो मैं नहीं समझता कि ये इमरान खान का ये मुतालबा किसी सूरत कामयाब हो सकता है ये मुज़ाकरात के हवाले से कि वो कमीशन फिलफोर अगली मीटिंग तक नहीं बनाते तो फिर ये मुज़ाकरात को ख़त्म समझें। इसलिए ये जो हुकूमत की तरफ से ये तो बता दिया गया है कि वो मंडे वाले दिन स्पीकर वापस आएंगे जो बैरून मुल्क दौरे पे गए हुए हैं, तो उसके बाद जो मुज़ाकरात हैं दोबारा रिज्यूम किए जाएंगे। ताहम मुझे नहीं लगता कि ये जो मुज़ाकरात के हवाले से कोई कामयाबी होगी, ख़ासतौर के ऊपर जो इमरान खान की तरफ से कंडीशन रखी गई है ये इस्टेब्लिशमेंट को किसी सूरत भी काबिल कबूल नहीं है जो मेरी इतलात हैं। बहरहाल ये मंडे को देखते हैं कि ये इस हवाले से क्या पेश रफ्त और अपडेट होती है, क्या स्पीकर जो कि पहले फैसिलिटेट कर रहे हैं इनको वो मज़ीद फैसिलिटेट करते हुए इमरान खान के साथ जो एक तो कमेटी की मुलाकात और फिर दूसरा कमीशन के हवाले से क्या कोई कॉन्सेंसस डेवलप कर सकते हैं या नहीं। इस पर जो पेश रफ्त होगी वो आपके साथ शेयर करूँगा। अब ज़रा बात कर लेते हैं बांग्लादेश के हवाले से।
शेख हसीना वाजिद की हवालगी के हवाले से जो मुतालबा है बांग्लादेशी गवर्नमेंट की तरफ से, वो हर गुजरते दिन के साथ जोर पकड़ता जा रहा है। कल भी जो बांग्लादेश का जो ब्रीफिंग होती है, जो वीकली ब्रीफिंग होती है, उनके जो दफ्तर खारजा है उसके तर्जमान ने एक बार फिर ये मुतालबा दोहराया इंडिया से कि जो बांग्लादेश की गवर्नमेंट की तरफ से ये मुतालबा किया गया शेख हसीना वाजिद, क्योंकि वो मतलूब हैं वहाँ पे मुख्तलिफ केसेस में करप्शन और एम्बेसलमेंट के जो मुख्तलिफ केसेस हैं, और उसके साथ साथ जो ह्यूमन राइट वायलेशंस और मिसिंग पर्सनस के हवाले से जो उनके ऊपर इल्ज़ामात लगाए गए हैं, उन केसेस में उनको मतलूब हैं। इसलिए इंडिया उसको शेख हसीना वाजिद को बांग्लादेश के हवाले करे। और साथ साथ उन्होंने ये भी बताया कि जो शेख हसीना वाजिद है उनका पासपोर्ट और उनकी फैमिली का पासपोर्ट जो है वो मनसूख कर दिया गया है। जब पासपोर्ट मनसूख हो जाते हैं तो फिर वीज़ा नहीं रहता, तो इसलिए ये जो इंडिया या फिर उन्होंने जो बांग्लादेशी जितने भी फॉरेन मिशंस जहाँ जहाँ भी काम कर रहे हैं उन सबको इन्होंने इन्फॉर्म कर दिया है कि शेख हसीना वाजिद का पासपोर्ट मनसूख हो चुका है, इसलिए कोई और मुल्क इनको वीज़ा ना दे। बहरहाल अब देखना यह है कि बांग्लादेश की इस जो डिमांड है उसके ऊपर इंडिया क्या अमल दरामद करते हुए शेख हसीना वाजिद को वापस उनके मुल्क भेजता है या नहीं भेजता, जो कि बज़ाहिर लग रहा है कि वो नहीं भेजेगा, क्योंकि ये जब इंटरनेशनल जो रिलेशंस होते हैं उस तरह के ये ऐसे मामलात में अगर किसी ने सियासी तौर के ऊपर पनाह लिए और वो भी किसी साबिक वज़ीर आज़म ने, तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई मुल्क जो होस्ट जो कंट्री होगा वो इसी तरह वो आसानी से दे देगा। बहरहाल अब देखते हैं कि ये इंडिया की तरफ से क्या इसका रिस्पांस आता है। अब ज़रा बात कर लेते हैं जो सदर ट्रंप की तरफ से बड़े अहम मुतालबात किए जा रहे हैं चंद दिनों से, और लोग ये समझते हैं कि शायद ये ट्रंप ऐसे ही बैठे बिठाए जो है वो ये इस तरह के मुतालबात कर देता है। मैं नहीं समझता कि ये इस तरह कोई ट्रंप जो है वो मुतालबात कर रहा होता है। अगर अमेरिकन सिस्टम को आप जानते हो तो वहाँ पे सैकड़ों बल्कि हज़ारों की तादाद में थिंक टैंक्स हैं जो कि काम करते हैं दिन रात, और फिर वो जो अपनी थिंक टैंक्स की जो पॉलिसीज़ के हवाले से वो ना सिर्फ ये कि गाइड करते हैं जो अमरीकी कांग्रेस है उसको भी और इंतज़ामिया को भी हमेशा से, और लॉन्ग टर्म प्लानिंग होती है। हमारी तरह नहीं, पाकिस्तान की तरह कि बस जो नई हुकूमत आती है वो उसकी अपनी अपनी पॉलिसीज़ होती हैं, वो पिछले जो प्रोजेक्ट्स हों या पॉलिसीज़ हों उसको तर्क कर देते हैं। अमेरिका में जो मैं समझता हूँ उनकी तरक्की का एक जो बड़े राजों में से एक राज ये भी है कि वो जो पॉलिसीज़ का तसलसल और उसके साथ साथ जो लॉन्ग टर्म की प्लानिंग करते हैं, अगले 50 सालों तक की जो है वो मनसूबा बंदी करके बैठे होते हैं। बहरहाल ये जो ट्रंप की तरफ से ये जो मुतालबात किए गए हैं ग्रीनलैंड को वापस करने का, या फिर उसके साथ साथ जो पैनामा जो कैनाल है उसके हवाले से दोबारा से पैनामा से उन्होंने मुतालबा किया है, तो क्या ये उनका अपना सोलो एक वो फ्लाइट है या इसमें जो पूरी अमरीकी जो इंतज़ामिया और मशीनरी है वो उसकी तरफ से भी है? तो गालिब इम्कान यही है कि ये इनको जो इनपुट है ना सिर्फ ये कि बड़े बड़े जो थिंक टैंक्स हैं उनकी तरफ से भी, और फिर उसके साथ साथ जो CIA और जो बाकी वहाँ पे अमेरिका के जो जितने भी ये पॉलिसी साज इदारे होते हैं उनकी तरफ से ये पहुँचाई जा रही हैं, क्योंकि ब्रीफिंग्स भी हो रही हैं। तो उसकी बुनियाद के ऊपर मैं समझता हूँ कि ये जो पैनामा कनाल का जो उन्होंने वो मुतालबा वापस दिया है वो किया है। अब सवाल ये है कि ये पैनामा कनाल है क्या, कब बनाई गई है और इसकी अमेरिका के लिए अहमियत क्यों है? तो उसके हवाले से अगर देखें, इसकी हिस्ट्री का अगर देखा जाए तो ये जो पैनामा कैनाल के लिए जो सबसे पहली कोशिश की गई थी वो स्पेन की तरफ से वो की गई थी, गो कि वो सिर्फ ये प्लानिंग तक ही महदूद रहे थे ये 16वीं सदी में। फिर उसके बाद हमने देखा कि जो एक्चुअल इसके ऊपर काम शुरू हुआ वो फ्रांस की तरफ से हुआ 1880 में। फ्रांस के जो फर्डिनेंड डी लेप्सी थे वो उनकी तरफ से ये जो इस पैनामा कनाल के जो है वो इस प्रोजेक्ट का उसको सरबराह बनाया गया। ये जो फर्डिनेंड थे ये वही हैं जिन्होंने मिस्र में नहर सुइज़ जो है वो उसके रूह रवां थे, जो वहाँ पे जो चीफ जो थे इंजीनियर थे या जो भी उस प्रोजेक्ट के हेड थे, उसके फर्डिनेंड की तरफ से ये उनको ये मंसूबा दे के पैनामा जो कनाल है वो बनाने के लिए भेजा गया 1880 में। ये कोई 9 साल तक जो फ्रांसीसी थे वहाँ पे ये काम करते रहे वो कैनाल बनाने के हवाले से, लेकिन वहाँ पे के जो हालात थे वहाँ उसका मुकाबला नहीं कर सके। 9 सालों में जो ट्रॉपिकल डिजीज़ेस थी उसकी वजह से जो वर्कर्स हैं वो इंतहाई नामसाइद हालात में उनको रहना पड़ा, और तकरीबन कोई 20,000 के करीब जो वर्कर्स थे इस मंसूबे के ऊपर जो पैनामा जो कैनाल थी उस पे काम करते हुए वो मर गए। और उसमें जो ट्रॉपिकल डिजीज़ में मलेरिया और येलो फीवर, इसकी वजह से यही वो वजह है कि जो इतनी बड़ी तादाद में वर्कर्स के मरने की वजह से ये जो फ्रांसीसी थे ये मंसूबा छोड़ के भाग गए।
तो उसके बाद फिर ये 1889 में ये 9 साल काम करने के बाद ये भाग गए थे। फिर उसके बाद जो क्योंकि ये जो कैनाल थी उसके ऊपर अमेरिका की बड़ी नज़र थी, और इससे अमेरिका की नज़र इसलिए भी थी क्योंकि जो यूरोप और उससे ट्रेड जितनी भी थी वो इनको अमेरिका को बहुत लंबी पड़ जाती थी, पैसिफिक ओशन फिर अटलांटिक ओशंस। तो ये दरमियान में जो है ये एक इनका जो है वो जो पैनामा कनाल से उनको ना सिर्फ ये कि फासला कम पड़ जाता बल्कि इससे जो ट्रेड की लागत थी वो भी कम पड़नी थी। इसलिए अमेरिका ने जो है वो उसको इसकी स्ट्रेटेजिक जो इम्पोर्टेंस थी उसका अंदाज़ा था। और ये सोचें कि उस सदी में यानी 19वीं सदी में भी जो अमेरिका की ये किस तरह वो आगे की सोच रहे थे। बहरहाल 1902 में जाके अमेरिकी जो सेनेट है उन्होंने ये वोट करके इस मंसूबे के लिए ये एक वोटिंग की और कहा गया कि ये अमेरिका के लिए स्ट्रेटेजिकली बड़ा इम्पोर्टेंट है। इसलिए ये कोलंबिया के साथ जो इनका ये वो किया जाए, मुआहदा किया जाए, और इस पे ये जो कैनाल है जो फ्रांसीसी छोड़ के भाग गए थे ये अमेरिका इसको तामीर करे। तो उस टाइम जो अमेरिका के जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे जॉन हे उनका नाम था, उन्होंने 1902 में जाके 1902 या 1903 में जाके ये एक मुआहदा किया कोलंबिया के उस टाइम के जो वजीर खारजा थे उनके साथ। और 1903 में जब ये मुआहदा किया गया तो फिर उसके 6 महीने में ही ये मुआहदा टूट गया। सॉरी, ये 1902 में मुआहदा हुआ था और ये कोई 1903 में ये जो 6-7 महीने की डिबेट कोलंबिया में हुई और कोलंबिया की तरफ से ये मुआहदा रिजेक्ट कर दिया गया। और उसकी रीज़न जो है वो फाइनेंशियल सेटलमेंट्स थी जो अमेरिका की तरफ से ऑफ़र की गई थी वो कोलंबियंस को मंजूर नहीं थी। तो उस बुनियाद के ऊपर ये मुआहदा टूट गया तो अमरीकियों को इस पर सख्त गुस्सा आया और फिर उसके बाद अमेरिका ने ये तय किया कि ये कैनाल तो हर सूरत में बनेगी। अब उसके लिए उन्होंने 1903 में जो उस टाइम जो थियोडोर रोजवेल्ट जो थे सदर थे अमेरिका के, उन्होंने अपनी जो वारशिप्स थी वो ये जो पैसिफिक ओशन और उसके साथ साथ अटलांटिक में भेज के जो उस टाइम कोलंबियन गवर्नमेंट थी उसमें जितने भी पैनामा के जो फ्रीडम फाइटर्स थे जो कि पैनामा को अलहदा से मुल्क बनाना चाहते थे उनकी मदद के लिए भेज दिया। और 1903 में नवंबर, ये गालबन नवंबर 1903 था, उसमें ये पैनामा ने अपनी आज़ादी का ऐलान कर दिया। और कोलंबिया से उससे पहले ये पैनामा जो था वो कोलंबिया का एक सूबा था। तो उसके बाद ये पैनामा नया मुल्क बन गया। तो उसके बाद अमेरिका ने जो नई वहाँ पे हुकूमत थी पैनामा की उससे मुआहदा किया और उस मुआहदे के तहत जो सेटलमेंट हुई अमेरिका के साथ कि ये जो पैनामा की गवर्नमेंट है वो उनको 10 मील चौड़ी एक पट्टी देंगे, ज़मीनी पट्टी, जिसके ऊपर ये कैनाल बनानी थी। और उसके इवज़ वन टाइम जो पेमेंट थी वो कोई $10 मिलियन वो पैनामन जो गवर्नमेंट थी उसको दी गई। और उसके साथ साथ जो एनुअल जो इनको शेयर मिलना था वो $2,50,000 ये पैनामा की हुकूमत को इसका जो रॉयल्टी कीमत में पैनामा जो कैनाल थी उसमें वो देना था। बहरहाल ओवरऑल जो अमेरिका का ये खर्चा हुआ कोई 300 और $300 मिलियन खर्चा हुआ था, जिसमें से $40 मिलियन उन्होंने वो उन फ्रांसीसियों को भी अदा किया जो कि 8-9 साल वहाँ पे काम करते हुए जो बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर छोड़ के गए थे उसके इवज़, और बाकी जो है वो उस पैनामा कनाल की जो लागत थी उसके ऊपर खर्च आया। तो ये 1904 में बाकायदा मंसूबा शुरू हुआ और 1914 में जाके ये मुकम्मल हुआ था ये पैनामा कनाल का। उसके बाद जब ये बाकायदा ट्रेड शुरू हो गई तो ये जो एक तो अमेरिका की जो ट्रेड है उसके हवाले से 1970s और इवन 90s तक जो 66% जो ट्रेड थी दुनिया भर की उसमें वो जो टू एंड फ्रो अमेरिका की थी, जो अमेरिका की जो तिजारत जो है वो इस पैनामा कनाल के ज़रिए जो है वो 66% दुनिया भर के जो समंदरों से आ रही थी वो इस पैनामा कनाल से आती थी। जबकि उसमें जो चीन का शेयर था वो तकरीबन कोई 16% था, बाकी जो है वो रिमेनिंग जो था वो दुनिया भर के ममालिक का। तो इसलिए ये जो स्ट्रेटेजिकली ये अमेरिका के लिए बहुत ज़्यादा ख़ासतौर के ऊपर इम्पॉर्टेंट और अहम थी। बहरहाल ये इसको अमेरिकी चलाते रहे 1977 तक या गालबन 78 तक चलाते रहे। फिर 1979 में जाके उस जो कल परसों ये सदर मरे अमेरिकी ये इनकी तरफ से एक मुआहदा जो है वो किया गया और $1 के इवज़ ये जो पैनामा कनाल थी उन्होंने
जिमी कार्टर ये जो अमेरिकी सदर थे, उन्होंने ये मुआहदा जो है वो उसके तहत वापस कर दी। जो पैनामा की जो हुकूमत थी उसको, उसके एवज सिर्फ $1 इन्होंने लिया एक टोकन मनी के तौर के ऊपर। और 1979 से फिर ये बाकायदा तौर पे ये पैनामा की अपनी जो अथॉरिटी थी वही इसको कैनाल को चलाती रही। अब जो सदर ट्रंप है उन्होंने ये वो किया है, मुतालबा किया है कि ये पैनामा कैनाल जो है वो उसका दोबारा से कंट्रोल अमेरिका को दिया जाए, क्योंकि ये तामीर भी अमेरिका ने की थी, इसके ऊपर सारा खर्चा भी, और ओवरऑल जो पिछले जो 70 सालों से वो चला रहे थे वो भी अमेरिका ही चला रहा था, इसलिए ये अमेरिका का राइट बनता है। और ये उन्होंने जो सदर ट्रंप है उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया कि चाइनीज़ अब इसका कंट्रोल कर रहे हैं, खर्चा हमने किया है और उसका जो फ़ायदा है वो चाइनीज़ लें, ये किसी सूरत नहीं हो सकता। इसलिए ये सदर ट्रंप ने अब ये मुतालबा किया। जो अब रिसेंट अगर उसका देखा जाए, ये जो पैनामा कैनाल से जो ट्रेड के हवाले से ये आते हैं जो शिप्स वगैरह, वो कोई अमेरिका का जो है वो कोई 40% शेयर है। जो ट्रेड अमेरिका की होती है वो 40% इस पैनामा कैनाल के थ्रू आती है। और उसकी रीज़न ये है कि 1970s तक जो कार्गो शिप्स थे वो उसमें ये फिट हो जाते थे, ये जो पैनामा जो कैनाल है। लेकिन उसके बाद जो 1970s ऑनवर्ड जो है वो जो कार्गो वेसल्स हैं उनके साइजेस बढ़ गए, तो उसकी वजह से ये इसका जो है वो पैनामा कैनाल में वो वाली शिप्स जो बड़ी जो 70s ऑनवर्ड की जो वो थी वो नहीं गुजर सकती थी। तो इसलिए जो अमेरिका का जो शेयर है पहले 66% इनकी वो जाती थी 90s तक, लेकिन अब जाके ये 40% जो है वो ट्रेड अमेरिका की इस कैनाल के थ्रू होती है। और यही वो वजह है कि ट्रंप के लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पैनामा जो कैनाल है, और उसका उन्होंने मुतालबा किया है। जो बज़ाहिर यही लगता है कि ये जो ट्रंप मुतालबात कर रहा है इसके ऊपर अमल दरामद भी करेगा। अब देखना ये है कि ये क्या बाय फोर्स करते हैं या फिर एग्रीमेंट के ज़रिए कुछ वो करते हैं, क्योंकि इसको जो पैनामा जो गवर्नमेंट है उनकी तरफ से तो इस मुतालबे को अक्सर रद्द कर दिया गया है। लेकिन अब देखेंगे कि जब ये सदर बनते हैं तो उसके बाद ये क्या अमली इक़दाम भी उठाते हैं या फिर ये सिर्फ लफ्जी गोलाबारी होगी। उम्मीद है आपको आज का प्रोग्राम भी पसंद आएगा। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।